आज हमारे पास मशहूर और मरूफ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आदिल एएम न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हमारे पास मशहूर और मरूफ शख्सियत जो कि सोमनाथ जी है कि मॉडलिंग में अपना कदम रखे हैं। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी, उन्हीं की कहानी। तो सोमनाथ जी, आपका एएम न्यूज़ में आपका वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। कि जो है अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें दिया है। जी, जी। तो पहला सवाल आपसे ये करता चलूँ कि जो है अब ये मॉडलिंग की फ़ील्ड में कैसे आए हैं? और अपने ताल्लुक से कुछ बताइए, एजुकेशन कहाँ से किए जी, हैं जी। और कहाँ से आप बैकग्राउंड कहाँ से है? जी। मेरी पैदाइश जमशेदपुर झारखंड की है और मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से करी थी। स्कूलिंग के बाद मेरे फ़ादर चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं और एक तरफ से मेरी भी सहमति थी उस डिसीजन में, क्योंकि मैंने देखा था कि फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए, तभी मैं अपने पैशन के ऊपर इन्वेस्ट कर सकता था। तो मैंने उड़ीसा से अपना बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के साथ, और वहाँ पे जब मुझे मेरा पहला जॉब मिला, 3 ऑप्शंस दिए गए थे मुझे, गुड़गांव, बैंगलोर, पुणे और हैदराबाद। तो मेरे फादर ने कहा हाँ, आई थिंक हैदराबाद में जो खाना पीना रहता है वो नॉर्थ इंडियंस भी उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। तो उसके बाद मेरा हैदराबाद आना होता है 2016 नवंबर में। आई थिंक आज करीब करीब 6 साल हो रहे हैं उसको। नवंबर में ही आया था मैं हैदराबाद। और उसके बाद 2 साल जब मैंने हैदराबाद में नौकरी करने के बाद एक पोस्ट दिखा मुझे ऑडिशन का, मिस्टर इंडिया का ही था, और रोहित खंडेलवाल जो कि मिस्टर वर्ल्ड है वो उसमें हेड जज थे। और मैं जब उस ऑडिशन के लिए गया, और जो कपड़े मैंने पहने थे, ब्लैक टी शर्ट, ब्लू जीन्स और ब्राउन लेदर जैकेट, मैं देखता हूँ रोहित खंडेलवाल भी सेम चीज़ पहनकर एंटर होते हैं। तो वहाँ पे एक मेरे लिए एक बहुत ही मॉरल विक्ट्री जैसा कहे तो एक लगा था कि हाँ यार, ये तो कुछ रीज़न है इसका, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो पहली बार आया हूँ ऑडिशन देने के लिए, और एकदम एग्जैक्टली मैं देख रहा हूँ कि एक मिरर जैसा देखते हैं हम, अपनी परछाई देखते हैं। तो मुझे लगा, तब मुझे ये चीज़ फील हुआ कि शायद मैं भी इस फील्ड में बहुत आगे तक जा सकता हूँ। बिल्कुल। इसकी क्या वजह थी कि जो है और भी स्पोर्ट्स है जैसा कि क्रिकेट है और फुटबॉल है, बॉडी बिल्ड माशाल्लाह आप तो जो है बॉडी बिल्डिंग में भी जो है काफ़ी जो है मेहनत कर रहे हैं। तो मॉडलिंग की वजह क्या थी जो मॉडलिंग ही करना? अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने आपको खूबसूरत बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं आप। जी, मतलब अब ऊपर वाले ने खूबसूरत बनाया है नहीं बनाया, ये तो मतलब देखने के नज़र पे डिपेंड करता है। कई लोगों को, जैसे हम कहते हैं ना, किसी को पत्थर पत्थर में भगवान दिखते, किसी को भगवान में पत्थर। तो ये तो नज़र नज़र की बात है। आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं। और दूसरा जो मेरा जवाब रहेगा कि मॉडलिंग इस वजह से, बट मेरा ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मॉडल बन के ही रह जाना चाहता हूँ, ये मेरा प्राइम गोल नहीं है। मॉडलिंग भी एक वन ऑफ द इंटरेस्ट है मेरा, जिम करना भी एक वन ऑफ द इंटरेस्ट है मेरा। तो अगर मैं सिर्फ बॉडी बिल्डर बनता तो आई थिंक सिर्फ जिम में रह जाता मैं, मतलब शो जिम के बॉडी। हद तक ही रहे आप। जी, जी। जी, बॉडी बिल्डिंग शोज़ करता, कुछ ब्रांड्स प्रमोट करता और कोचिंग करता, ठीक है? जो कि मुझे बेसिकली अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना था। मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी थी, जिम भी करना था, ब्रांड प्रमोट करना था। और ऐसा नहीं है कि मैं लोगों को मदद नहीं करता उनके फिज़ीक के लिए, मैं बहुत लोगों को मदद किया हुआ है। और मैंने पार्ट टाइम एज अ जिम ट्रेनर का जॉब भी करता था मैं, जिस कोविड से जस्ट पहले 6 महीने मैंने उसका भी जॉब किया। और उस टाइम पे मुझे अभी भी याद है, मैं फाइनेंशियली थोड़ा अनस्टेबल था उस टाइम पे, क्योंकि मॉडलिंग भी कर रहा था, बॉडी पे भी खर्चा करना था। तो मुझे एक सामने से एक ऑफ़र आया एक जिम का, मैं उसी जिम में एक्चुअली वर्कआउट भी करता था। उन्होंने कहा कि आप पार्ट टाइम चाहो तो आप कर सकते हो। तो आई थिंक सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का शिफ्ट था मेरा वहाँ पे। मैं वहाँ पे पार्ट टाइम जिम ट्रेनर था, और 10 वहीं पे रेडी वेडी होके 11 बजे तक ऑफिस पहुँचता था। फिर 11 से 8 अपना ऑफिस का काम ख़त्म करके अपना वर्कआउट करने वापस उसी जिम में जाता था।
तो ये एक तरीके से मैंने फ़िटनेस में भी लोगों को हेल्प किया है, अभी भी कर रहा हूँ। और जो फैशन और ये जो रनवे है, एक एक्टर सब कुछ कर सकता है। मेरे लिए मेरा प्राइम गोल एक एक्टर बनना है, एक हीरो बनना है। सिर्फ रील पे नहीं, रियल लाइफ में भी एक हीरो बन सकूं, और वो बहुत आसान होता है। आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें करनी होती है। इंसानियत को बेसिकली निभाना पड़ता है। अगर आप वो निभाते हो अपनी निजी ज़िंदगी में, तो आई थिंक आप बहुत बड़े हीरो ऑलरेडी हो। तो इसी वजह से अगर आज भी मुझसे पूछा जाए कि मैं 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखता हूँ, तो मैं अपनी एक बहुत बड़ी मूवी पर्दे पर देखता हूँ, जिसके गाने हर शादियों में बजने चाहिए, हर पब्स में बजने चाहिए, हर त्योहारों में मेरे ही मूवी के गाने और जो हुक स्टेप्स होते हैं बेसिकली वो होना चाहिए। और उस मूवी की एक्टिंग को भी सराहना चाहिए, जैसे कि हम कहते हैं ना क्रिटिक्स फेवरेट। तो मैं कुछ ऐसा एक्टिंग करना चाहूँगा जिससे कि वो मूवी कमर्शियल भी हो और वो मूवी क्रिटिक्स को भी बहुत पसंद आए। तो ये मेरा प्राइम गोल है। अच्छा ये बताइए सर, आपके फॉलोवर्स कितने हैं, लड़कियां कितने हैं, लड़के कितने हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। फ़िलहाल तो देखिए, लड़के लड़कियां सभी हैं। अब मुझे नहीं पता मैं उनको फॉलोअर्स बोलूँ या सिर्फ ये बोलूँ कि मुझे वो आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं, और मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि मेहनत करके आगे बढ़ूँ और ख़ुद को एक ऐसे मुकाम पे लाऊं कि लोग देख के रिलेट कर सके कि अरे यार ये तो हमारे ही जैसा है, और ये अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये भी है। और लड़कियां तो लड़कियां भी हैं, उनसे भी कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी कितने बात। हैं अभी तक, कितने हैं, कौन से ऐसा कुछ स्पेशल कोई है आपके दिमाग में, आपके फाइन फॉलोइंग जो है? ये इंटरव्यू मेरे मम्मी पापा तक भी पहुंचेगा इसलिए मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, प्यार दोनों तरफ से मिलता है। कई बारी ऐसा होता है कि कुछ लड़कियां भी रहती है जो हमसे आगे पूछते हैं कि मैं कौन सा प्रोटीन पाउडर लूं। अभी अगर ये सवाल कोई नॉर्मल इंसान समझता है, जिसको फिटनेस का इतना नॉलेज नहीं है, वो सोचेगा लड़की क्यों पूछ रही है एक लड़के से। बट ऐसा नहीं होता। नॉलेज आप जिससे भी गेन कर पाओ उससे गेन करिए। खुद को रिस्ट्रिक्ट मत करिए कि मैं इससे नहीं सीखूंगा, मैं उससे नहीं सीखूंगा। आप किसी से भी सीख सकते हो। आप 2 साल के बच्चे से भी सीख सकते हो। हम उससे सीखते हैं ना कि वो कितना बेखौफ जीता है, इधर खेल रहा है उधर लौट रहा है, कितना बेखौफ रहता है वो, कोई टेंशन नहीं है। तो आई थिंक कभी भी अपने आप को सीखने से मत रोकिए। किसी से भी, जिससे भी पॉसिबल, आप उससे सीखिए ज़रूर। जी, आप हैदराबाद आए हैं और हैदराबाद की आवाम कैसे आपके साथ रही है, कितना प्यार मिला आपको? जी, हैदराबाद की आवाम से मुझे इतना प्यार मिला है कि शायद मेरे अल्फाज कम पड़ जाए। क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से नहीं आया था यहाँ पे, क्योंकि मुझे इतना कुछ बड़ा, तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ बड़ा करने वाला हूँ जिससे पब्लिक मुझे देखेगी या मैं किसी को इंस्पायर करूँगा। मैं बस अपने आप को इम्प्रूव कर रहा था, खुद को फिज़िक में बोले या बात करने के तरीके में बोले। तो जब मैंने ये चीज़ें करनी शुरू करी, एक्चुअली हैदराबाद में जो मेरे ट्रेनर साहब थे, उन्होंने ही पहचाना था कि तुम्हारी फिज़िक अच्छी है, फेस कट भी ठीक ठाक है, कोशिश करो, मॉडलिंग का कुछ पता करो कहाँ क्या होता है, वहाँ से एक बार शुरू करके देखो। और तभी वो पोस्ट आया था जिसमें रोहित खंडेलवाल का पोस्टर लगा हुआ था। तो आई थिंक वहाँ से उन्होंने एक कदम मुझे आगे बढ़ाया। बाकी के सारे कदम मैंने खुद लिए। हमेशा वो मेरे साथ रहे हैं, और उनकी तरह ही कई ऐसे मेरे दोस्त हैं जो हमेशा मेरे साथ रहे और आज भी, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, अगर मेरे पास करोड़ों की जायदाद होती तो उनके नाम कर देता हूँ मैं, क्योंकि उनके तरफ से जो सपोर्ट मिला है मुझे, मतलब मेरी फैमिली बन चुके हैं वो। और ऐसे ही मतलब मेरे एक और भी दोस्त हैं जो कि सिर्फ मॉडलिंग के टाइम से नहीं, जब मैंने एक्चुअली डांस वांस भी मैं किया करता था स्कूल के टाइम पे। तो वो जो डांस कंपटीशन था उसने मेरा स्टेज फेयर निकाल दिया। बेसिकली हम कहते हैं ना स्टेज। सर आपको एक बात रुकता हुआ चलो सर, आपने ऐसा कौन सा काम छोड़ा है जो ये नहीं किया? आपने बताया है मैं क्रिकेट भी खेला हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग भी किया हूँ, मैं डांस भी किया हूँ, आपके पास तो सारे गुण हैं आपके पास हीरो बनने के। जी, जैसे कि मैंने कहा, मेरा मेन गोल तो वही रहा है। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं अब मैच हो गया बेसिकली, जो भी चेकलिस्ट होता है एक हीरो का, कि डांस होनी चाहिए, एक्टिंग होनी चाहिए, फिजिक हो गया, फिर आपको वॉक आना चाहिए, रैम्प्स भी करने होते हैं एक्टर्स को, तो और फिट भी होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मेरा स्पोर्ट्स मुझे हेल्प भी करता है उसमें। तो आई थिंक बस मज़ा आता रहा ये सारी चीज़ें करने में, तो मैं करता रहा। और डांस तो मेरी फैमिली ने एक्चुअली मुझे बचपन से ही ना, हर जैसे फैमिली फंक्शंस होते हैं ना, इसको डांस कराओ, बचपन से ही मुझे उस चीज़ का एनकरेजमेंट बहुत मिला है। मतलब और किसी चीज़ का मिले ना मिले, डांस का ज़रूर मिला है। हमारे घर पे एक वार्षिक पूजा भी होती थी, उसमें भी डांस कंपटीशन रखा जाता था। सारे कॉलोनी के बच्चे हम डांस करते थे और मैं उनमें से सबसे अच्छा करता था। तो उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आता रहा है।
और जैसे जैसे स्कूल में जब मैंने डांस करना शुरू करा तो मैंने देखा कि लोग मुझे थोड़ा थोड़ा पहचान रहे, तो मुझे और इंटरेस्ट आने लगा उस पर, और धीरे धीरे मैं खुद को इम्प्रूव करता रहा। और हमारे एक दोस्त है, वर्षा नाम है उनका, जो कि जिन्होंने मुझे कहा कि जब आप डांस करते हो ना, आप पब्लिक को कम देखते हो, आपकी मुंडी नीचे ज़्यादा रहती है, आप स्माइल कम करते हो, और जब गाना शुरू होता है पूरी एनर्जी आप पहले 10 सेकंड में लगा देते हो, बाद में आप थोड़े लो हो जाते हो। तो ऐसे करते करते ऐसे कई दोस्त मिले मुझे, और ऐसे कई सपोर्टर्स मिले जिन्होंने मेरे एक एक पॉइंट को नोटिस करके मुझे बताते रहे, और कम्युनिकेशन के ऊपर भी बताते रहे, और मैं उन पर इम्प्रूव करता रहा। और जैसे कि अभी जैसे रील्स बनते हैं बहुत सारे, हम बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, तो उसके थ्रू भी जब भी मैं कुछ पोस्ट करता हूँ तो ये जो कुछ 4-5 लोग होते हैं मेरे, इनका एक अच्छा कमेंट आता है। जैसे हम बोलते हैं ना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक वर्ड होता है, एक होता है ट्रोल करना किसी को क्योंकि आप उसको नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हो। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ये होता है, आप उसको कहते हो आप इस चीज़ में कमज़ोर हो, आप इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करो, देखो आप और अच्छा करोगे। तो मुझे वो चीज़ इन 4-5 लोगों से जी बहुत मिलती है कि अरे यहाँ पे आपको थोड़ा ज़ोर से बोलना था, यहाँ पे आपको स्लो बोलना था, रील की चाहे रील में ही डालो, क्योंकि उन्हें ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि ये हमारा बंदा है, ये थोड़ा आगे जा सकता है करेक्शन कर रहे हैं। जी। तो ये करेक्शन जो है, मैं इस चीज़ के लिए हमेशा एकदम ओपन रहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई खामियां है, मैं बहुत ओपन हूँ, क्योंकि जब जब आप अपना फ्लॉ पहचान लेते हो ना, आप फ्लॉलेस हो जाते हो, आप एकदम फ्लॉलेस हो जाते हो। तो आई थिंक ये चीज़ हर किसी को एकदम खुशी के साथ, हाँ मैं नहीं कर पाया, आप बताइए मुझे, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो ये एक चीज़ है मेरे में, और मैं डेफिनेटली अभी भी उस पर काम कर रहा हूँ। अच्छा सर, आपको फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आपके फादर क्या करते हैं? कितने भाई हैं आप लोग? कितने बहन हैं? और फादर क्या करते हैं? मेरे फादर एक बिजनेसमैन है जमशेदपुर झारखंड में। हमारा भी मैरिज इवेंट्स का बिजनेस है, एंड आई थिंक 45th ईयर है हमारे बिजनेस का, और वहाँ पे काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड भी है। और हमारा जो बिज़नेस है वो बेसिकली मिडिल क्लास फैमिलीज़ को ज़्यादा टारगेट करता है, हमारे क्लाइंट्स मिडिल क्लास में ज़्यादा है। और मेरे पापा जो हैं वहाँ पे काफ़ी वेल नोन है, क्योंकि वो उनके यूनियन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, इसी एज यूनियन के। तो वहाँ पे लोग मुझे, उनका बेटा ज़्यादा जानते हैं। मेरे पापा अब धीरे 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 अब जान रहे हैं। तो ये एक मैं फेलियर तो नहीं कहूँगा, बट एक चैलेंज कहूँगा, जो मैं अभी भी इस चीज़ को एक चैलेंज लेके मानता हूँ कि एक दिन पूरी दुनिया मेरे पापा को मेरे नाम से जानेगी कि ये सोमनाथ गोस्वामी के पापा और मम्मी है। और मेरी मम्मी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो खुल के उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, क्योंकि पापा के डर से उन्हें मुझे बोलना पड़ा जो भी है, जब पापा को पता नहीं चलना चाहिए। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं स्कूल बंक करके डांस कॉम्पिटिशन्स में गया हूँ, और उस कॉम्पिटिशन में, हाँ यही एक हादसा मुझे याद आता है। मैं से हादसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक फ़नी इंसिडेंट हुआ था। मैंने स्कूल बंक करके डांस कॉम्पिटिशन, ग्रुप डांस कॉम्पिटिशन था, मैं वहाँ गया और हमें फ़र्स्ट प्राइज़ मिला। तो अब मम्मी ने कहा अब तो ये पापा को बोलने वाली बात है, बोलते हैं। तो जैसे ही पापा को बोला, पापा तो भड़क गए कि स्कूल बंक करके डांस कंपटीशन में गया। मैं जैसे ही घर आया, नॉर्मल डांट वांट पड़ी, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं। अगले दिन जब मैं सुबह उठा, संडे था, तो मेरे कुछ दोस्तों के मैसेजेस आए थे मेरे फ़ोन पे। उस टाइम पे मेरे पास नोकिया ब्लैक एंड वाइट फ़ोन था, जो 3310। जी एग्जैक्टली वो मेरा फर्स्ट फ़ोन था। तो उसमें काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस थे कि तेरा फ़ोटो आया पेपर में, तेरा फ़ोटो आया पेपर में। तो बोला मेरा कैसे फ़ोटो आ सकता है, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो बोले अरे कल तुम लोगों का डांस कंपटीशन था इंटर स्कूल कुछ। बोला हाँ 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 था, हम गए थे। तो उन्होंने कहा ये पेपर में आया, जल्दी जाके वो पेपर लेके आओ। और मेरे पापा के शॉप के सामने ही एक पेपर की भी शॉप है, मैं वहीं गया। मेरे पापा ने दूर से मुझे देख लिया, बुलाया मुझे, मैं सारे पेपर्स के साथ गया। पापा ने पूछा क्या हुआ यहाँ पे सुबह सुबह संडे के दिन, यहाँ पे तुम क्रिकेट के मैदान में नहीं हो, यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैं कहा पापा मेरा फ़ोटो आया इसमें। पापा तो इसमें क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है, पहले ऐसे थे वो। उसके बाद एग्जैक्टली तभी के तभी उनके कुछ दोस्त आए वही पेपर लेके कि अरे आपके बेटे का फ़ोटो आया इसमें, आपके बेटे का। तो फिर मेरे पापा एकदम से चेंज हो गए। हाँ देखिए ना, हाँ बेबी मैंने भी यही देखा। फिर वहाँ से आई थिंक पापा को ये चीज़ रियलाइज़ होनी शुरू हुई कि पेपर में आने के लिए मेरा बेटा शायद उस काबिल है, कुछ ऐसा कर रहा है। इसी उम्र में मेरे दोस्त आके मुझे बोल रहे कि आपके बेटे में कुछ है और पेपर में आया है। और तो उनको वहाँ से उनका थोड़ा माइंड चेंज हुआ, वो मुझे समझने लगे और ज़्यादा, मेरे साथ बिल्कुल ही दोस्त हो गए। मैं आज भी यही मानता हूँ मेरे लाइफ की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है वो मेरे पापा को एक अमरीश पुरी टाइप के पापा से कादर खान या अनुपम खेर टाइप के पापा में बदलने का जो मैंने जो ये
बड़ा काम किया। आई थिंक ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसे मॉम डैड मिले जो कि मतलब मेरे मेरे सपने को अपना सपना समझते हैं। आज भी वो जब जब मैं कुछ करता नहीं हूँ, जब जिम के पोस्ट नहीं डालता, फैशन के पोस्ट नहीं डालता, मेरे पापा ही बोलते हैं क्या वो तू कुछ कर नहीं रहा, कोई पोस्ट ही नहीं, अपडेट ही नहीं है। तो आई थिंक मेरे पापा मेरे सबसे बड़े फ़ैन हैं। तो बाकी कोई बने ना बने, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मेरे फादर मेरे सबसे बड़े डाई हार्ट फ़ैन हैं, जो मेरे लिए मतलब एकदम एक तरफा प्यार, जो हम कहते हैं ना कि कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, वो मेरे से कुछ नहीं एक्सपेक्ट करे, वो सिर्फ चाहते हैं मैं अपनी लाइफ में खुश रहूँ। और सेम मेरी मॉम के साथ भी है। पहले में और अब में कितना फ़र्क है आपके पापा में, जब वो दिन था और आज का दिन है, अभी क्या बोलते हैं आपके पापा? मैं वो दिन भूल नहीं सकता क्योंकि मुझे अभी भी याद है। मेरे पापा का खौफ था मेरे दिमाग में, खौफ। जैसे मेरी मम्मी जैसे बोल दी ना होमवर्क नहीं किया, पापा को फ़ोन करके बुलाती, ये खौफ था। यहाँ तक कि ये मेरे इंजीनियरिंग में भी था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग में कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे ब्रांच के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। तो 10 पेपर में मेरे 6 बैक पेपर्स थे। 6 पेपर्स में मैं फ़ेल हो गया था। तो जब मेरे पापा को मैंने बताया, अब रिज़ल्ट तो उनको बताना ही था, तो मेरे पापा ने बोला शायद तेरे से इंजीनियरिंग नहीं होगी, ऐसा ऐसा बोला उन्होंने। तो फिर उसके बाद मेरी मॉम ने कॉल किया, बोला कि तुम समझ रहे हो ना पापा क्यों बोल रहे हैं, पापा चाहते तुम आगे बढ़ो, तुम ये चीज़ डर के मत करो, अगर तुम्हें ज़रूरत है, कोई कोचिंग चाहिए तो तुम बताओ हमें, मैं पापा से एक्स्ट्रा पैसा। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि कई बारी मेरी लाइफ का ये पैटर्न रहा है, मैं एक बारी फर्स्ट टाइम में ना कोई चीज़ समझ नहीं पाया, मुझे थोड़ा वक्त लगता है, बट एक बार जब मैं समझ लेता हूँ तो वो एक ग्रिप कर लेता हूँ मैं उस चीज़ को। सेम चीज़ हुआ मेरी पढ़ाई में भी। उसके बाद जब मेरे पापा खुलने लगे मेरे साथ चीज़ें डिस्कस करने लगे कि देखो बेटा, एज ए फ्रेंड बनते एज हुए अ गए। बिल्कुल, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मेरे फादर। और उन्होंने मुझे ये भी चीज़, जब मैं क्रिकेट खेलता था तो भी यही समझाया, करोड़ों लोग इस देश में सचिन बनना चाहते हैं, करोड़ों लोग इस देश में धोनी बनना चाहते हैं, लेकिन बनता एक ही है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इस सिचुएशन में मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। मैं नहीं बोल रहा क्रिकेट छोड़ दो, मैं नहीं बोल रहा मॉडलिंग छोड़ दो, बट एक प्लान भी होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे फादर इन मामलों में इमोशनली बहुत स्ट्रांग है। वो कभी कभी वो ऐसी बातें बोल जाते हैं ना कि मतलब वो मुझे हिट कर जाती है बहुत ज़ोर से कि दिस इज़ द फैक्ट। कई बारी हम एम्बिशन के लिए कभी कभी इतना भागते कि हम प्रैक्टिकल चीज़ों को साथ लेके चलना भूल जाते हैं। मेरे फादर मेरी लाइफ में वो रोल प्ले करते हैं। वो हमेशा उन चीज़ों को मुझे पकड़ के रखने में हेल्प करते हैं कि देखो बेटा, अब अगर ये हुआ, आप अपने काम में और डबल एफर्ट डालो, ताकि दोबारा कोई आपका एक वो नुक्स ना निकाल पाए कि यहाँ पे ये फेल हो गया। तो ये चीज़ें भी होती है। और जब जैसे आपने भी पूछा, जो दोस्त बन गए हैं मेरे, कई बार ऐसा होता है कि फ़ैशन में हम ऐसे इवेंट्स में जाते हैं जहाँ पे फीमेल मॉडल्स होती है, जहाँ पे कई बार मुझे फीमेल मॉडल्स के साथ वॉक भी करना पड़ा है। तो मेरे पापा यही बोलते हैं, हमेशा लड़कियों में घिरा रहता है, हमेशा लड़कियों में घिरा रहता है। तो ये उस टाइम के पापा और इस टाइम के पापा के मुझे सुनने में एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही फीलिंग है। तो आई थिंक ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट। और मैं चाहूँगा कि इवन जैसे हम कहते हैं ना 7 जन्मों का साथ सिर्फ मियाँ बीवी में नहीं होता। अगर मुझसे बोला जाए तो मैं यही दुआ करूँगा कि 7 के अगले हर जन्म में आई गेट द सेम मॉम डैड, आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर देम। शादी का क्या प्लान है आपका? आपकी पसंद से करेंगे या पेरेंट्स की पसंद से करेंगे? ये शादी की बात उठते ही मेरे पापा जब मुझे ऐसे फैशन शोज करते हुए या शूट करते हुए देखते हैं, वो बोलते हैं तेरे दोस्त प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं, तू क्यों फैशन शूट कर रहा है, बॉडी शूट कर रहा है, मजाक उड़ाते हैं बेसिकली। तो मैं बोलता हूँ पापा ये उनकी मर्जी है, वो उनमें खुश है, मैं इनमें खुश हूँ। फिलहाल मेरी शादी का ऐसा कोई प्लान नहीं है और ना ही मेरे घर से कोई दबाव है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत कम उम्र में ही समझ गए थे कि ये लड़कों को फोर्स करके कोई फ़ायदा नहीं है, ये सुनेगा सबकी, करेगा अपनी। तो मेरे मम्मी पापा ने ये डिसीजन मेरे ऊपर छोड़ दिया है कि आप जब तैयार हो हमें बोलिए, हम बैंड बाजे के साथ तैयार रहेंगे। तो मैंने कहा थोड़ा सब्र रखिए, अभी थोड़ा सब्र रखिए, अभी तो बहुत मेहनत करना बाकी है, बहुत चीज़ें करनी बाकी है। तो बट हाँ, एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ और पहला बेटा हूँ मैं। तो बहुत वो एक्सपेक्टेशंस है कि बहू आएगी, बहू आएगी। बोला नहीं, रुकिए, अभी वक्त है, अभी वक्त है। पहले ट्रॉफीज़ लीजिए, पहले कुछ शूट्स देखिए आपके बेटे का, उसके बाद बहू आने में तो बहुत टाइम है फिर। आपके भाइयों में जो है अभी कैसा आपके साथ रह रहे हैं? आपके बचपन के दोस्त होते हैं, कुलीग्स होते हैं, तो उन लोगों का साथ आपके साथ कैसा रहा? मेरा भाई जैसे कज़न भाई है मेरा, मेरी अपनी तो सिर्फ एक ही सिस्टर ही है, तो 7 साल बड़ी है मुझसे। और अभी हाल ही में मतलब 1 साल हुआ। चलिए सिस्टर का ही सुना दीजिए। आपके जीजा जो है, आपकी सिस्टर आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं? आप इतने जो है मॉडलिंग में तो कितना नाम कमाए हैं,
तो उन लोग का कैसा रहा आपके साथ भी? जी मेरी सिस्टर मेरे लिए कहूँ तो मेरी रीढ़ की हड्डी है, मेरी मेरी एल्डर सिस्टर, क्योंकि सिर्फ आज से नहीं, पहले से ही मुझे अभी भी याद है जब मैं नहीं कमाता था, वो नया नया जॉब करके हमारे होम टाउन में ही आई थी। कुछ फिजिकल रीज़न से वो बाहर नहीं रह पाई, उनको अपने ट्रीटमेंट के लिए होम टाउन में जॉब करना पड़ा। तो मैं उनके पास जाता था और उनको कहता था, दीदी मेरे पास 100 रुपीज़ है, मुझे एक टी शर्ट पसंद आई है, तुम 200 दो, मैं पापा से दे के तुमको दिलवा दूंगा। मुझे आज तक याद है, अभी तक मैं उन्हें वो 200 वापस नहीं करा। बट अपने तरफ से गिफ्ट्स दिए हैं जब मैं कमाने लगा। तो मेरा और मेरी सिस्टर का इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट रहा है मेरा उससे आज भी। और मेरे जीजा जी जो हैं, बहुत लकी हूँ मैं, ऐसे जीजा जी मिले। माय डियर जीजा जी बोलता हूँ मैं, क्योंकि हम तारक मेहता के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो आज भी मैं उनको वही कहता हूँ, माय डियर जीजा जी। और वो सेम है, वो हमेशा पूछते रहते हैं आज कौन सा वर्कआउट किया, यार बैक का थोड़ा बताना मेरे को, ये कौन सा वर्कआउट करूँ, यार मेरे को बताना मेरी स्किन रूटीन क्या करूँ, ऐसे बोलते हैं मेरे को। और वो मुझे गार्जियन ऑफ द फैमिली ट्रीट करते हैं। जनरली आप उल्टा देखते हो कि जीजा इज़ लाइक, मतलब हम थोड़ा डरते हैं जीजा जी से, साले डरते हैं, बट वो डरते तो नहीं है, बट हाँ वो मेरी सिस्टर रहता है वो रिस्पेक्ट अलग देते से। हैं वो। और मेरी सिस्टर को पूछते हैं, ज़रा उससे पूछो ना ऐसा कुछ ये पॉसिबल है क्या, ऐसे बोलते हैं। तो ये भी मुझे एक टाइम ये जो रिस्पेक्ट मिलता है, जो प्यार मिलता है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। और मेरा कज़न भाई जो रहा है बचपन से, जो भी आता था 2 आता था, एक नहीं आ सकता था। और अब वो चीज़ें इतना इतना प्यार बढ़ गया हम में कि वो मेरे को आके हमेशा बोलता है मेरे पास। और वो कपड़े ज़्यादा नहीं खरीदता, और मैं मॉडल हूँ तो ऑफकोर्स कपड़ों का एक अच्छा वार्डरोब कलेक्शन। भाई जैकेट दे देना ये वाली, भाई ये जीन्स में पहनूँ इवेंट, हाँ पहनो, हमारा लगभग सेम मेजरमेंट्स है। तो आई थिंक फैमिली से हर किसी से मैं बहुत क्लोज रहा हूँ, जॉइंट फैमिली में बड़ा हुआ हूँ। तो चाचा बोलो, चाची बोलो, मामा बोलो, मामी बोलो, जब भी मैं फैमिली ग्रुप में अपना कुछ पोस्ट करता हूँ, उनके कमेंट्स भर के आ जाते हैं। ये लोग मेरे एकदम परमानेंट फैंस हैं, मुझे मालूम है इनका प्यार कभी कम नहीं होगा। तो आई थिंक फैमिली से भी ये एक सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। और जब वो आज कॉलोनी में बाहर निकलते हैं और लोग उन्हें बोलते हैं ऐसा, तो वो भी बहुत गर्व महसूस करते हैं। ये यंग जनरेशन के लिए क्या मैसेज है आपका? जी, यंग जनरेशन के लिए यही मैसेज रहेगा कि आप एम्बिशन अपना फॉलो करिए, पैशन फॉलो करिए, बट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट एजुकेशन सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी भी फील्ड में आप जाओ, इन्वेस्टमेंट तो रहेगी। चाहे आप बिजनेसमैन ही क्यों ना बन जाओ, सिर्फ मॉडलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। तो आई थिंक पहले अपना एजुकेशन पे ध्यान दें, उसके बाद फिटनेस पे ध्यान दें। और फिटनेस हमेशा सिर्फ जिम में नहीं बनता। ये अगर ऐसा आप सोचते हो कि जिम जाऊंगा तो ही फिट रहूँगा, ऐसा नहीं है। रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, आप किसी स्पोर्ट्स में रहो। आप चलो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको चेस खेलना पसंद है, उनका ब्रेन तो उस हिसाब से एक्टिव ही रहा ना, दैट इज़ ऑल्सो स्पोर्ट्स इटसेल्फ। तो किसी भी चीज़ में अदर देन एजुकेशन भी अपने आप को ऑक्यूपाई करके रखिए, क्योंकि किताब के बाहर भी एक दुनिया होती है और किताब तो खुद अपने में एक बहुत बड़ी दुनिया होती है। तो आई थिंक दोनों से बराबर बराबर रिलेशन मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। दोनों की एजुकेशन को आप ग्रास्प करिए, फिजिकल एजुकेशन भी, मेंटल एजुकेशन भी, वो करिए। और अपने एम्बिशन को कभी मरने मत दीजिए। मैं तो यही कहूँगा, किसी भी तरीके में उसे ज़िंदा रखिए, उस एम्बिशन को पाल पोस के बड़ा करिए। और यही जो फैक्ट रहता है, यही जो पॉइंट रहता है ना, आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। जब आप 5 साल पुरानी, जब मैं अपने आप को 5 साल पहले देखता हूँ और जो मैं आज देखता हूँ, जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ या मुझसे कभी हो पाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली आपको एक कॉन्फिडेंस देती है। जब आप लोगों से मिलते हो, बात करते हो, तो ये रहना बहुत ज़रूरी है। और लाइफ में जो भी करिए, पहले अपने लिए करिए, किसी और को खुश करने के लिए मत करिए, अपने लिए अपनी सुनिए। और पहले बस अपने आप में सेटिस्फाई हो जाए, जी, उसके बाद सामने वाले बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एजेड हो जाओगे, जब आप फिज़िकली, जैसे हम कहते हैं ना, आपकी शरीर जवाब देने लगेगा, तो आप खुद से पूछोगे ना, मैंने क्या किया, मैंने अपने बचपन में क्या किया, अपनी जवानी में ऐसा क्या किया कि लोग मुझे याद रखेंगे मेरे जाने के बाद भी। तो आई थिंक वो एक छाप छोड़ के जाना बहुत ज़रूरी है, कि लोग आपके जाने के बाद भी आपको याद रखें। तो आई थिंक ये बहुत नहीं, इंपॉर्टेंट आपको तो याद रखेंगे क्योंकि आप हर फील्ड में हैं। क्रिकेट में हैं, आप जो है बॉडी बिल्डिंग में हैं, मॉडलिंग में, और जो है आप फिल्में भी करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपको तो याद तो रखेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही चाहता हूँ कि किसी ना किसी तरीके में किसी इंसान के काम आ जाऊँ, चाहे डायरेक्टली हो, चाहे इनडायरेक्टली हो। और जब मैं सुनता हूँ कि जो मैसेजेस में आते हैं कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो है, मैं खुद को आपके पास में देखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपका जो आपका प्रेजेंट है, जैसा आप दिख रहे हो, मैं ऐसा दिखूँ। तो ये चीज़ सुन के बहुत अच्छा लगता है सही में। और इस चीज़ का मुझे कभी कोई घमंड ना हुआ है, ना कभी होगा। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, मेरे फादर कभी कभी
एक वन लाइनर मारते हैं जो कि एकदम जाके निशाने पे लगता है। उन्होंने भी यही कहा था कि जब 10 सर वाले रावण का घमंड नहीं टिका तो तुम तो 1 सर वाले इंसान हो, तो तुम क्यों घमंड करो। तो मेरे लिए हम्बल रहना, क्योंकि अगर आप हम्बल नहीं हो तो लोग आके पूछेंगे कैसे आपसे कनेक्ट कैसे करेंगे, यही सोचेंगे यार वो बहुत घमंडी है, इससे क्यों पूछूँ मैं। तो आई थिंक मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं हर किसी से अप्रोचेबल रहूँ, और कभी भी किसी को कोई भी तकलीफ़ हो, मैं किसी भी वे में अगर काम आ सकता हूँ तो मैं काम आऊँ। नाज़रीन, ये थे सोमनाथ जो झारखंड से हैदराबाद आए हैं अपना करियर बनाने के लिए। ये मॉडलिंग में और फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहते हैं। नाज़रीन, आप EM चैनल देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही दिलचस्प प्रोग्राम आपको दिखाते रहेगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।